Hello, all the students. Welcome once again. My name is Anil Chaudhary, and today we are going to embark on our journey of grammar. And students, it becomes the very first session where we are going to understand a lot of things about grammar. We are going to understand the basics of grammar, the fundamentals, which are going to give us the confidence to crack any kind of question in any kind of exam. I do understand for many of the students, and especially if I talk about boys, we people don't remain much interested in grammar. स्कूल में कॉलेजेस में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हमने अपनी ग्रामर को कंप्लीट किया है, बट हमने सोचा कि लाइफ में अब ग्रामर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रामर वापस से आ गई. तो यू पीपल डोंट हैव एनी चॉइस बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, ग्रामर के इनसाइट्स को अच्छी तरह से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज whatever kind of questions, that's not only about the exams, but then day-to-day English also, in day-to-day writing also. I generally see so many students committing common mistakes. So I think ये जो सारे सेशंस हैं, they will give you immense confidence in understanding a lot of tips, tricks and hacks of grammar, and actually they will help you in developing the basic knowledge about grammar. आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि कई सारी जगह तो अपन बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और कई बार हमारी जो मैडम्स हैं उन्होंने भी जो ग्रामर यूज की है या जो सेंटेंसेस हैं, कहीं कहीं कॉमनली हम उनकी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे. पर्पस डिसरिगार्ड नहीं है, पर्पस है इन एग्जाम्स में आने वाले ट्रू ग्रामर को समझना. तो स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा ग्रामर को लेकर. एंड स्टूडेंट्स, एज इट बिकम्स द वेरी फर्स्ट सेशन, द पर्पस हैपेंस टू बी टू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच. टू स्टार्ट विथ, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ क्लॉज, व्हाट इज अ फ्रेज, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, अभी शुरुआत में हमें एरर्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ स्पीच. अगर मेरे सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए और किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए, बताओ दिस वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, आई थिंक यू पीपल डू अंडरस्टैंड व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. Isn't it? कभी सुना है आप लोगों ने? अच्छा, मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा था, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? तो स्टूडेंट ने बोला कि सर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. बट स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच दो नहीं होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 8. एंड यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. तो इन सब को अपन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो इन्हें आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, एक ही वर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीली. अब यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, हैप्पी और हैप्पीली में डिफरेंस क्या होता है, व्हिच इज अ नाउन, व्हिच इज एन एडजेक्टिव, व्हिच इज एन एडवर्ब. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. एंड माय फर्स्ट सजेशन विल बी, हम सब तैयार रहें नोटबुक और पेन के साथ, एंड बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग एटीट्यूड से, एक लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी के साथ हमको बैठना है. तो प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठोगे, नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे, एंड जितनी बातें मैं डिस्कस करूंगा, इवन इफ यू पीपल नो द थिंग्स, इट्स ऑलवेज बेटर शॉर्ट हैंड में नोट्स बनाते हुए चलना. तो जब आप शॉर्ट हैंड में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो रिविजन करना बहुत ईजी होगा. एंड स्टूडेंट्स, कोशिश करो कि 20-25 पेजेस में हम ग्रामर के सभी नोट्स को सम अप कर लें, ताकि एग्जाम के पहले जब भी मुझे रिवीजन करना हो, इट बिकम्स वेरी इजी. बार बार मुझे सारे वीडियोस नहीं देखना पड़े और बार बार सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने पड़े. तो बिल्कुल शॉर्ट हैंड में नोट्स बना लो, 20-25 पेजेस में पूरा ग्रामर हम लोग सम अप कर सकते हैं. ओके, नाउ सी, नाउ टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमें समझना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो जनरली आई सी स्टूडेंट्स कीप सेइंग दैट एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज अ सेंटेंस. यस, द आई डू अंडरस्टैंड व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग बिकम्स अ सेंटेंस. बट ये कहना कि एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट करेक्ट. स्टूडेंट समझना, जो सेंटेंस होता है वो टेक्निकली आपके दो चीजें उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज द वर्ब. डू अंडरस्टैंड, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अंडरस्टैंड.
जब तक the combination of a subject and the verb is not there, it never becomes a sentence. Now, when I talk about the subject, what is the meaning of a subject? The doer of the action. The doer of the action. या possibly verb जिसको describe करें, उसे students हम लोग कहते हैं subject. So, for example, if I take any sentence, जैसे I am Anil, so I become the subject here. जैसे Rama killed Ravana, so Rama becomes the subject here. So, you people have to understand one thing. Subject is the doer of the action. He remains the main hero of the sentence. पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के बारे में. एंड स्टूडेंट्स, जब तक सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इट नेवर बिकम्स अ सेंटेंस. एंड स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉज. ओके, तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड, क्लॉज एंड सेंटेंस में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस इज ओनली दिस मच. सेंटेंस कंप्लीट होता है और क्लॉज कभी कभी इनकम्प्लीट हो सकता है. बट क्लॉज का मतलब भी बहुत सिंपल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. So unless there is subject and verb, it never becomes a clause. It never becomes a sentence. I hope the point is clear. So do understand this point. अब स्टूडेंट्स, आप अगर देखोगे, मैं एक छोटे से क्लासिफिकेशन पर आता हूं, उसके बाद हम इस स्लाइड पर वापस से आएंगे. Now, whenever you people come across any sentence, for example, let me take a sentence: Rama killed Ravana. वैसे मुझे लगता है स्टूडेंट्स, इंडिया में ग्रामर की क्लास जब भी स्टार्ट होती है, तो द वेरी फर्स्ट क्लास, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज जनरली दिस वन. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने स्कूल में भी जब था, तो पहली बार जो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैडम ने इसी सेंटेंस को बोर्ड पे लिखा था. तो चलो, इंडिया की इस महान परंपरा को, ट्रेडिशन को अपन भी बना के चलते हैं. तो रामा किल्ड रावणा, दिस बिकम्स द सिंपलेस्ट सेंटेंस. ओके, so now you people do understand, when I say Rama killed Ravana, Rama becomes the subject here. Okay, and subject के बाद जितनी भी चीजें बची है, the rest of the times, जिसमें verb भी है, कुछ और words भी हैं, तो whatever comes besides the subject, इसे students हम लोग कहते हैं predicate. Okay, do understand? So it is known as predicate. So actually a sentence can be divided into two parts. One is the subject, and the rest of the part is known as predicate. Okay, I guess this point is clear. किसी भी सेंटेंस में a sentence can be divided into two parts: the subject and whatever is left besides the subject, that becomes the predicate. Okay, now see. तो predicate actually करता क्या है? उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उस सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बात करता है. अंडरस्टैंड? तो किसी भी सेंटेंस को ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम Anil. Okay, so I become the subject here, and this part becomes the predicate. Is it okay? And students, you people can see, so killed becomes the verb here. So यहाँ पर killed becomes the verb, and students, Ravana becomes the object here. Okay, understand? So killed becomes an action, और जहाँ पर भी action होगा, possibly वहाँ पर एक object हो सकता है. But students, अगर मैं इस वाले sentence को देखूं, तो am becomes the verb here. Okay, but am is not an action, and therefore students, हम अनिल को यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम अनिल को यहाँ पर बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट. अनिल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सेंटेंस. अनिल इज नॉट द ऑब्जेक्ट हियर. अनिल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सेंटेंस. therefore Anil becomes complement here, and you people try to understand. Till becomes an action verb, whereas am is not an action verb. इसको अपन कहते हैं state verb. Anyway, students, जो types of verbs हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हम थोड़ी सी देर के बाद करेंगे. फिलहाल you people do understand one thing. Whenever you people come across a sentence can be divided into two parts: the subject and the predicate. And students, ये जो subject और predicate है, they can be further classified into 8 categories. And ये जो 8 categories हैं, इन्हें students हम लोग कहते हैं parts of speech. So do understand, all the words which are given in a sentence, they can be classified into 8 categories. और ये जो 8 categories होती है, इन्हें students हम लोग कहते हैं parts of speech. And which are those parts of speech? Yes. So these are the various parts of speech. तो possibly students, आप लोगों ने noun के बारे में सुना होगा: verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, and interjections. So these are known as the 8 parts of speech. Now students, one by one, we are going to understand these parts of speech.
हम लोग आज बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स, what are the various types of verbs, what are the various types of adjectives and adverbs. But the basic point is, let us try to understand. आखिर मेरे सामने जब भी वर्ड आ जाए adjective, तो I should be able to figure out आखिर इसका मीनिंग क्या होता है. So that is the reason. आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, and after that I'll be taking a few questions to make you understand what kind of questions may come in the exams, and moreover why it is important to have a good understanding of these parts of speech. अब हम लोग स्टूडेंट्स वन बाय वन इन सबको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नाउन. ओके, चलिए सबको पता होगा स्टूडेंट्स नाउन का मतलब क्या होता है. जस्ट वन सेकेंड. तो स्टूडेंट्स नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी सुना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नाउन? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. तो स्टूडेंट्स नाउन्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेम्स. तो नाउन्स का मतलब क्या हुआ? नेम्स. नेम ऑफ एनीथिंग, सो दैट बिकम्स नाउन. नाउ दैट मे बी विजिबल, दैट मे बी इनविजिबल, दैट मे बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल. इट कैन बी अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन. इट कैन बी समथिंग मटीरियल, it can be abstract. So you people do understand anything, any name can become a noun. चलो कुछ examples लेते हैं. So if I say city, so this becomes an example of a common noun. और अगर मैं मुंबई कहता हूँ, तो this becomes a proper noun. If I tell a book, so that becomes a material noun. But students, अगर मैं कहता हूँ knowledge, it becomes an example of abstract noun. So friendship, love, all these are examples of abstract nouns. कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ काउंटेबल होता है, कुछ अनकाउंटेबल होता है. तो एनीथिंग व्हिच इज हियर, जिसका भी कोई नाम होता है, सो दैट एक्चुअली बिकम्स अ नाउन. एट द सेम टाइम हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा था नाउन फ्रेज क्या होता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से, इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक माय फेवरेट बुक. So when I say my favorite book, now you people do understand. If I make a sentence like, my favorite book is lying on the table. So when I say my favorite book, this becomes an example of a noun phrase. So my favorite book, this becomes a noun phrase. So my favorite book is lying on the table. A book is lying on the table. So you people do understand. This becomes the subject here. Okay? So you people do understand noun को identify करना बहुत मुश्किल नहीं होता. And this is very easy for us to identify what is a noun. Now the second point is, we need to understand, sorry, we need to understand what is the meaning of a pronoun. Just 1 second students. वैसे जितने भी शब्द होते हैं जो अपन नाउन्स की जगह यूज करते हैं, तो such words are known as pronouns. So pronouns are the words which are used to replace nouns. जैसे for example I, we, you, he, she, it, they, all these are examples of pronouns. But at the same time, if I say none is present today, so when I say no one, none, nobody, even these are examples of pronouns. If I say each of the students, so even each becomes an example of a pronoun. So you people do understand, इस तरह के बहुत सारे pronouns possible हैं. And you people should again understand, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई whether the given noun or the given pronoun is singular or plural, because on the basis of that only we will be able to frame the sentences properly. कभी भी जब मैं सेंटेंस बनाता हूं, तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. तो इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड whether the given noun or pronoun is singular or plural. Anyway students, इन सबको लेकर बहुत डिटेल डिस्कशन आने वाली क्लासेस में अपन करेंगे. फिलहाल what is more important is to just understand the part of speech. But at the same time, मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें आपको अभी से बताता चलूं. कम से कम कुछ टर्म्स को लेकर हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है. तो सुनते चलो, जितना सुनोगे उतना स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. So what is the meaning of a noun? Name of anything. And what is the meaning of a pronoun? These are the words which are used in place of nouns. So some examples I have given. इन सब examples को नोट करते हुए चलना. और कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, with the definition and with the examples, you should be able to talk about. Okay? Now,
So after understanding what's a pronouns, now it is time to understand what do we mean by verbs. चलिए समझना स्टार्ट करते हैं verbs. Now students, maximum students verbs में confuse होते हैं and verbs में बहुत सारी categories भी होती है and that is the reason it becomes important to understand the various types of verbs. Anyway students, I'll not be discussing all the types of verbs right now, but थोड़ा सा classification मैं अभी से देना start करूंगा और जब इस चैप्टर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे I'll talk more about verbs. तो आप प्रॉपरली नोट करना स्टार्ट करना. So when we talk about verbs, there are basically three types of verbs. One, which is known as action verbs. Second, which is known as state of being verbs. Okay, ऐसे verbs को अपन कहते हैं linking verbs. Now you people do understand when I say state of being, इसका मतलब है इसमें कोई action नहीं हो रहा है. State of being verb, there is no action here. It just shows a state. जैसे for example when I say I am Anil, so when I say I am Anil, there is no action here. ऐसे इतना सा बता रहा हूँ कि मैं अनिल हूँ, बस that's it. Okay. Now third happens to be helping verb. And helping verbs को अपन और क्या कहते हैं students? Any guess? Yes. इन verbs को अपन और कहते हैं auxiliary verbs. Understand? Auxiliary. So you people do understand तीन तरह के verbs होते हैं. One is action verb, one is state of being, and the third is helping verb. Action verb का मतलब है student जहां पर कोई action हो. Okay. Eat, dance, play, studying, okay, dancing. All these are examples of action verbs. And do understand action verbs भी दो तरह के होते हैं. One is transitive and the second is intransitive. ऐसे एक्शन वर्ब्स जिनका हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे वर्ब्स को अपन कहते हैं ट्रांजिटिव. और ऐसे एक्शन वर्ब्स जिनका कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे एक्शन वर्ब्स को अपन कहते हैं इनट्रांजिटिव. इट्स ऑलवेज बेटर इन टेक्निकल टर्म्स को अभी से सुनते रहो. स्टूडेंट्स, हो सकता है मास्टरी फर्स्ट क्लास में न बने, बट एटलीस्ट हम सुनते रहेंगे तो हम कंफर्टेबल होते जाएंगे. बट डू अंडरस्टैंड एक्शन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होता. वेरेवर देयर इज एन एक्शन, सो दैट बिकम्स एन एक्शन वर्ब. Now, these are of two types. ऐसे action verbs जिनका हमेशा कोई ना कोई object होता है, okay? And ऐसे action verbs जिनका कोई object नहीं होता है, understand? तो object possible ही नहीं, understand? तो ऐसे action verbs को अपन कहते हैं transitive. Transitive. And these action verbs are known as intransitive verbs. Okay. Now let us take one example to make you understand. So if I say I eat an apple, so when I say I eat an apple, I become the subject here. Eat becomes the verb here. And eating is an action. So eat becomes an action verb. And students, ये जो apple है ना, this actually becomes the object of eating. So apple becomes the object here. So eat becomes an example of transitive verb. I eat an apple. So when I say students, I eat an apple, this actually becomes a transitive verb. Okay, sorry for the disturbance. So I eat an apple. So this becomes an action verb, transitive verb, because apple becomes the object here. Same is the case. I lay the pen on the table. So when I say I lay the pen on the table, I become the subject here, lay becomes the verb here, and pen is the object जिस पर वो action हो रहा है. So lay also becomes an example of transitive verb. So in this way, you people have to understand. अब intransitive verb के examples तो बहुत सारे होते हैं. Let me take a very simple sentence. I walk daily. Now see students, when I say I walk daily, मैं चलता हूँ. But can anyone receive my action of walking? Can anything receive my action of walking? Students, आप सोचो हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? But actually receives my action. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पुश करता हूँ तो यस देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्ट. अगर मैं किसी चीज को रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ले द मार्कर ऑन द टेबल, तो यस मेरा जो एक्शन है मार्कर इज रिसीविंग दैट. पर इन केस ऑफ आई से आई वॉक, तो इसका कभी कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता. एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स ऐसे एक्शन वर्ब्स को अपन कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब्स. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. आई
lie in the bed. Now, when I say I lie in the bed, again, I lie in the bed. मैं लेटा हुआ हूं, बट मैं किसी को रख नहीं रहा हूं, अंडरस्टैंड. तो बस मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि मैं लेटा हुआ हूं, अंडरस्टैंड. और जिन बच्चों को लगता है कि सिर्फ बेड इज द ऑब्जेक्ट हियर, नॉट एट ऑल. If I move a bit, the bed becomes the object. But when I say I lie in the bed, there is no question here. So lie does not have any object. बस मैं लेटा हुआ हूं, मैं किसी को रख नहीं रहा हूं. So this becomes an example of intransitive verb. So students do understand. Action verbs दो तरह के होते हैं. कुछ जिनका ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिव, और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे अपन कहते हैं इनट्रांजिटिव. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम अनल, तो दिस बिकम्स अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि यस आई एम अनल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं वी ऑल आर हियर, so when I say we all are here, there is no question of any action here. But still, students, it becomes a valid sentence. And यहाँ पर are becomes the state of being verb. In the same manner, आप देखो कि students, he is good. So when I say he is good, even this becomes a state of being verb. So when I say he is good, I just want to say that he is good, but there is no action here. Okay? So you people do understand. In all these examples, ये जो am है, is है, are, was, were, इन सबको स्टूडेंट्स अपन कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. अच्छा, बिसाइड दिस कुछ और वर्ब्स भी पॉसिबल हैं. जैसे इफ आई टेक अ सेंटेंस लाइक ही लुक्स गुड. नाउ यू पीपल डू अंडरस्टैंड. जब मैं कहता हूं ही लुक्स गुड, यहां पर भी देयर इज नो एक्शन. मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि वो अच्छा दिखता है. लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी है. नो वन इज एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑफ लुकिंग. मैं सिंपल सा कह रहा हूँ ही लुक्स गुड, वो अच्छा दिखता है. अंडरस्टैंड. तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड. ही इज गुड, ही लुक्स गुड, इन सब में स्टूडेंट्स ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इन सबको अपन कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. इन सबको अपन कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स. अंडरस्टैंड. एंड स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब्स का कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज जब कोई एक्शन ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी ऑब्जेक्ट आल्सो. देन स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि सर ये अनल, ये गुड, ये एक्चुअल में है क्या? तो ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंट. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, अगर अपन क्लासिफाई करें तो अनल बिकम्स अ नाउन हियर, गुड बिकम्स एन एडजेक्टिव हियर. एनीवे, धीरे धीरे स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी. तो मैं जब बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूं तो हो सकता है बिगिनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़े, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट इज गुड फॉर हेल्थ. थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा तभी जाकर तो क्लैरिटी आना स्टार्ट होगा. तो स्टूडेंट, जब अपन नई नई चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यस, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा बिगिनिंग में, बट स्टिक. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, आपके एज ग्रुप में आई थिंक यू पीपल आर एलिजिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. एंड वेरेवर यू पीपल हैव गॉट एनी क्वेश्चन, आप हमसे जरूर टच करें. कीप आस्किंग द क्वेश्चंस. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, ग्रामर इज वेरी लॉजिकल. जिन बच्चों को लगता है कभी भी कुछ भी हो जाता है, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर एक बिल्कुल साइंटिफिक है, लॉजिकल है, जस्टिफाइड है. तो आई थिंक यू पीपल डू अंडरस्टैंड. समझ में आ गया स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब्स. अब यू कैन आस्क अ क्वेश्चन टू मी कि सर ये जो एम है, ये जो इज है, ये तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है. यस, एक और सेंटेंस लेते हैं. इफ आई से स्टूडेंट्स आई एम रनिंग, इफ आई से आई एम रनिंग, ओके, चलो इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं वापस से. Yes, if I say I'm running. Now in this sentence, you people do understand. The subject is I, which is a pronoun here. Now here the main verb is running. So running becomes the main verb. And students, किसी भी sentence में जब कोई main verb आता है और उसके साथ additionally अगर कोई verb और आता है, that is known as the helping verb. So when I say students, I am running, running becomes the main verb and am becomes the helping verb. So here am becomes a helping verb, which is also known as auxiliary verb. But इस वाले सेंटेंस में you people do understand. When I say I am Anil, इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और वो am है. So that is the reason it will never be called as a helping verb. Helping verb तो अपन तब कहते हैं जब कोई main verb साथ में हो, और अगर स्टूडेंट्स एक ही verb है तो उसे helping verb नहीं बोला जाएगा. So that becomes a state of being verb in this context. So I guess the point is very clear.
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कहता हूं he is working hard. So if I make a sentence like he is working hard, now you people do understand when I say he is working hard, he becomes the subject here, is becomes the helping verb because the main verb is working. I guess the point is clear. So you people do understand ये verbs का एक बहुत अच्छा सा classification है. At least this much you people ought to understand. Action verb, state of being verb और helping verb. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप देखोगे verbs कई तरह के होते हैं. आपके gerund होता है, participle होता है, infinitives होते हैं. Anyway स्टूडेंट्स कभी सुना है what is a gerund? चलिए डोंट वरी, अभी इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स आल्सो. ए टू जेड सब चीजें अपन पढ़ेंगे. एंड बलीव मी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हिम्मत रखना. जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दैट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग. बट कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं. सुपरफिशियली पढ़ने से कुछ नहीं होगा. एंड मोर ओवर अपना मेन ऑब्जेक्टिव केवल चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वी शुड बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और छोटी सी चीज मैं वर्ब्स के बारे में बताऊंगा. यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट वर्ब्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं. V1, V2, V3, ओके. एंड कुछ टीचर्स V4 एंड V5 भी लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से लेकर फिफ्थ फॉर्म तक इनको समझना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार स्टूडेंट्स को वेरियस फॉर्म्स नहीं पता होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी कीप कमिटिंग मिस्टेक्स. अब जैसे if I take a very simple verb eat, so which is the second form? Ate. Which is the third form? Eaten. And इसका जो ing फॉर्म है इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या सीखते हैं? V4. और इसका जो S फॉर्म है that will be known as V5. Okay. I eat an apple. He eats an apple. Okay. That is the difference. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे 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 lie, lie, झूठ बोलने वाला. Okay. Yes, we generally see that people lie. तो lie का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा lied. Okay, थर्ड फॉर्म भी lied है. Fourth form students that becomes lying and then students lies. But एक और lie है जिसका मतलब होता है लेटा होना. अभी जस्ट हमने स्टूडेंट्स एक सेंटेंस बनाया था ना, a lie in the bed. तो एक lie तो होता है झूठ बोलना, एक lie होता है लेटा होना. अब पीपल डू अंडरस्टैंड इस lie के जो फॉर्म्स है वो थोड़े से डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल वन आई से लाई, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ले और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स लेम. ओके. एंड द फोर्थ फॉर्म इज द सेम. ओके. एंड द फिफ्थ फॉर्म इज ऑल्सो द सेम, LIAS. He lies in the bed. So you people ought to understand किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया. So these are the various forms. और इन्हें समझना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज unless we understand these things, we will not be able to frame the sentences properly. कौन से टेंस का सेंटेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है. एनीवे, अभी इसकी बहुत ज्यादा चिंता मत करो, बट कम से कम ये पता होना चाहिए किसी भी वर्ब के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं. तो जब तक स्टूडेंट्स हमें V1, V2, V3 नहीं पता होगा, we will often commit a mistake. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Now see. Yes, we have taken a thorough discussion of verbs now. अब verbs के बाद students, let us try to understand what are adjectives and what are adverbs. तो चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं. तो now students, we need to first understand the definition of an adjective and an adverb. And once you people thoroughly understand the definition, the confusion will go away. चलो सबसे पहले let us try to understand what is the definition of adjectives. हिंदी में स्टूडेंट्स अपन इसको कहते हैं विशेषण. ओके. एंड एडवर्ब्स को हिंदी में अपन कहते हैं क्रिया विशेषण. नाउ अंडरस्टैंड, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना. So these are basically the words which show the quality of a noun or a pronoun. Do you understand? Adjectives किसे कहते हैं? Which actually qualify a noun or a pronoun. तो नाउन या pronoun की क्वालिटी बताना, उसे restrict करना, उसे specify करना, so that becomes the job of an adjective. But students, when we talk about adverbs,
एडवर्ब्स का काम होता है, अब कई सारे बच्चे मानते हैं सर एडवर्ब्स का मतलब है वर्ब की क्वालिटी शो करना, बट डू अंडरस्टैंड सर वर्ब की क्वालिटी शो करना इज नॉट द जॉब ऑफ एन एडवर्ब। इसका जो डेफिनेशन है ये बहुत ब्रॉड होता है। एडवर्ब्स दे कैन एक्चुअली शो क्वालिटी ऑफ एनीथिंग except a noun or a pronoun. So do you understand? Adverbs, they can qualify anything except a noun or a pronoun. Understand? तो ये किसी की भी क्वालिटी शो कर सकते हैं एक्सेप्ट अ नाउन और अ pronoun. So that becomes the definition of an adverb. So what does that mean? इसका मतलब ये होता है पॉसिबली स्टूडेंट्स कोई एडवर्ब किसी वर्ब की क्वालिटी शो करे, हो सकता है कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करे, दे कैन एक्चुअली क्वालिफाई अनदर एडवर्ब ऑल्सो, हो सकता है स्टूडेंट्स वो किसी कंजंक्शन की क्वालिटी शो करे, किसी प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करे, या पॉसिबली स्टूडेंट्स पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करें। तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड एडवर्ब का डेफिनेशन बहुत वास्ट होता है, जबकि एडजेक्टिव दे ओनली शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो नाउ ऑनवर्ड्स कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बी केयरफुल, आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, द अंडरलाइंड वर्ड is actually showing the quality of which part of speech. So on the basis of that, you can classify whether it is an adjective or an adverb. चलो कुछ examples लेते हैं. Now, if I take an example, he is a smart boy. Now, see, students, when I say he's a smart boy, now what is boy? It becomes a noun. When I say he's a smart boy, the smart is actually showing quality of that boy. So boy is a noun here. और smart इसकी quality show करता है. The smart becomes an adjective here, isn't it? किसी noun की quality show करना, that becomes the job of an adjective. अब सोचो students, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ he is a very smart boy. So when I say students, he is a very smart boy. So smart is an adjective. But now the question is, how much smart? The answer is very smart. तो वेरी किसकी क्वालिटी शो कर रहा है? स्मार्ट की। और किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करना, इवन दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडवर्ब। So you people do understand, very also becomes an adverb. So very is an adverb, whereas smart is an adjective. So in this way, you will have to figure out. चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, if I say he runs fast, he runs fast. Now he becomes the subject here, pronoun here, and runs, it becomes the verb here, action verb. अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? Okay, what is fast? Is it an adjective or an adverb? Yes, come on. So when I say he runs fast, तो fast का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? Adjective क्या adverb? Yes, everyone. हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा sir this becomes an adjective, but students do understand. Fast क्वालिटी शो कर रहा है runs की. You people will have to ask a question. He runs. The question is how. वो दौड़ता है. कैसे दौड़ता है? Fast. So you people do understand. Fast is actually showing quality of runs. And what is runs? It is a verb. So therefore, fast becomes an adverb. So it actually becomes an adverb. Students don't commit the mistake. Fast यहाँ पर he के बारे में नहीं बता रहा है. Fast तो ये बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है. He runs how fast. So students, the correct answer is it becomes an adverb. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ दूं, he runs too fast, too fast. Now ask a question. वो फास्ट दौड़ता है, but the question is how much fast? The answer is too fast. But do understand, too is showing quality of fast. How much fast? Too fast. So fast becomes an adverb, and therefore students किसी adverb की quality show करना, that also becomes the job of an adverb. The two also becomes an adverb. So this is the way how you people will have to figure out. Adjective हमेशा किसी नाउन या pronoun की क्वालिटी शो करते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, किसी लिंकिंग वर्ब के साथ भी है हम लोग एडजेक्टिव लेते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ सेंटेंस लाइक ही लुक्स गुड. So when I say students he looks good, do understand, he looks good में good also becomes an adjective. So good is an adjective here.
बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है. सो व्हेन आई से ही लुक्स गुड, ही लुक्स बैड, ओके, तो बैड बिकम्स एन एडजेक्टिव हियर. बट यस, अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक ही लुक्स badly, if I say he looks badly, now you people try to compare these two sentences. Well, I say students he looks bad, I mean to say that वो बुरा दिखता है, but there is no action verb here. So here looks becomes a linking verb, और किसी भी linking verb के साथ हमेशा क्या आएगा, adjective. But student जब मैं कहता हूँ he looks badly, I mean to say that वो बुरी तरह से देखता है. He looks badly, ये बुरी तरह से देखता है. So here looks becomes an action verb. स्टूडेंट्स किसी भी एक्शन वर्ब के साथ हम क्या लेंगे, adverb. So you people do understand, badly becomes an adverb, whereas students bad becomes an adjective. So students, this is the beauty of language. I do understand in the very first class ये नहीं पॉसिबल है कि मैं आपको बिल्कुल इन दोनों को लेकर एकदम मास्टर बना दूं. But students, at least you people have to understand and enjoy the differences here. कम से कम एक क्यूरियोसिटी डेवलप करो कि सर कहाँ पर एडजेक्टिव होता है, कहाँ पर एडवर्ब होता है. एंड मोरओवर मेनी टाइम्स आई सी दैट स्टूडेंट्स को लगता है कि सर कहीं पर भी ly है तो दैट बिकम्स एन एडवर्ब, बट स्टूडेंट्स इवन दिस बिकम्स अ myth. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ly आता है बट स्टिल इट इज नॉट एन एडवर्ब. तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई से इट इज a friendly match. So when I say students, it is a friendly match. Now you people try to understand. Well, I say it's a friendly match. What is match? It becomes a noun. And when I say it's a friendly match, so what is friendly? किसी noun की quality show करना. So that becomes the job of an adjective. So you people do understand. यहाँ पर ly आने के बाद भी this is an adjective. तो ऐसा मत मान के चलना कि हर जगह जहां पर भी ly होगा it becomes an adverb. ये purely students और sentence पर depend करता है. Maximum cases में ly they actually become an adverb, but there are many exceptions also. Anyway, इसके बारे में बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. फिलहाल स्टूडेंट्स अगर इस डिस्कशन को मैं सम अप करूं तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एडजेक्टिव्स हम किसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी शो करें, या फिर स्टूडेंट्स किसी लिंकिंग वर्ब के साथ आ जाए. जबकि एडवर्ब्स का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होता है. दे शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, दे शो द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द नाउन और अ प्रोनाउन. तो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस हमें सिर्फ ये पूछना है ये किसकी क्वालिटी शो कर रहा है. And on the basis of that you people can guess. I guess the point is clear. Done. So anyway students, till now we have understood nouns क्या होता है, verbs क्या होता है, adjectives, adverbs, and we had a discussion on pronouns also. Now we need to understand what do we mean by prepositions, conjunctions and interjections. तो बहुत शॉर्ट में स्टूडेंट्स अपन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. Now when we talk about prepositions, you people do understand ये बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं. Okay, prepositions. Now see, as the name suggests, these are the words which actually come before a noun. These are the words which actually come before a noun or a pronoun. And students, they show the position of that noun or pronoun. Preposition का बेसिक काम होता है पोजीशन शो करना. स्टूडेंट जब मैं पोजीशन की बात करता हूँ, नॉट ओनली द फिजिकल पोजीशन, they can show a relationship, they can talk about the time, they can talk about cause and effect, it can be anything, understand. But these are basically very small words, but they play a major role in a sentence. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, I'm sitting on the bench. So when I say on the bench, so on becomes a preposition. तो ये बताता है कि मैं बेंच में कहाँ बैठा हूँ. So when I say students I'm sitting on the bench, on becomes a preposition. Well, I say I'm sitting under the bench, I'm sitting beside the bench, I'm sitting behind the bench. Now you people do understand on, under, beside, behind. इन चारों sentences में केवल एक ही word change हो रहा है and that is the preposition. But students, with the change of this word, आपकी जो position है वो भी change हो रही है. And students, when I say he is a very good friend of mine, so of becomes a preposition. If someone asks you, where are you? And if you say that, I'm
at the institute. So when I say at the institute, so what is that at? Even this becomes a preposition. But students, ये जो chapter है दिखने में बहुत सिंपल होता है, पर इसके एरर्स को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है. I generally see that prepositions में we don't have some general common rules. We will have to understand the usage of each and every preposition separately. तो जिन बच्चों को लगता है कि सर preposition बहुत सिंपल चैप्टर है, I believe that it is going to be the most challenging chapter actually. चलो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं to make you understand कि prepositions कहां पर challenging हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल if I ask a question, what is the time? What is the time? Dash your watch. Okay? अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? So what is the time? So what has to be used here? In your watch, off your watch, by your watch, या और कुछ? So students, which is the correct answer? So when I say what is the time? In your watch, commonly I see students saying in your watch, but this is not correct. We should say what is the time by your watch. This becomes the right answer. Okay. Now this is a usage which is correct. You don't have a choice. You cannot ask a question. So why is it so? Anyway, students, उसका justification possible भी है, but हमें preposition में सिर्फ accept करना है कि yes यहाँ पर correct usage ये होगा, इस शब्द के साथ ये चलेगा, इस शब्द के साथ ये चलेगा. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ कोई preposition नहीं भी आता है. Now coming on students, एक और एग्जांपल लेते हैं. I am laid up or down with fever. अब सोचो स्टूडेंट, जब मैं कहता हूं आई एम लेड अप और डाउन विद फीवर, यू पीपल हैव टू टेल मी बुखार की वजह से मैं लेटा हुआ हूं, तो विच हैज टू बी द करेक्ट यूसेज? सॉरी, आई एम लेड अप विद फीवर या फिर आई एम लेड डाउन विद फीवर, तो विच इज द करेक्ट आंसर? पॉसिबली अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक द लेड डाउन, क्योंकि मैं बुखार की वजह से लेटा हुआ हूं तो पॉसिबली नीचे ही तो लेटूंगा, तो आई एम लेड डाउन विद फीवर. But students, the correct answer is laid up. And what is the reason for that? ये जो laid up है ना, this itself becomes a phrase. इसको students अपन कहते हैं phrasal verb. किसी verb के साथ जब कोई preposition आता है, तो that becomes a phrasal verb. इस पूरे concept को अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब preposition chapter पढ़ेंगे. फिलहाल you people do understand, laid up का मतलब ही होता है diseased होना, बीमार होना. Understand? What is the meaning of laid up? बीमार होना. So when I say I'm laid up with fever, I mean to say that मैं बीमार हूँ. But laid up becomes the correct usage. Laid down अपन use करते हैं students when we have to talk about surrender. For example, if I say 93,000 Pakistani soldiers surrendered, laid down their weapons. So when I say laid down, so that becomes surrender. अपने हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना, इसको कहते हैं laid down. Okay? तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स आने के पूरे चांसेस हैं. चलो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं. इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक रामा मैरिड टू और विद सीता. अब सोचो स्टूडेंट, जब मैं कहता हूं रामा मैरिड टू सीता और विद सीता, तो विच हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर? यस. जब भी मैं फिजिकल क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूं तो ऑलमोस्ट पूरी क्लास 50-50 डिवाइड हो जाती है. ठीक है, आधे बच्चे कहते हैं टू इज द आंसर, आधे बच्चे कहते हैं विद इज द आंसर. तो व्हेन आई से रामा मैरिड टू सीता या विद सीता, तो विच इज द राइट आंसर? स्टूडेंट्स, टू योर सरप्राइज, द करेक्ट आंसर इज रामा मैरिड सीता. न टू आएगा न विद आएगा, सो नथिंग इज गोइंग टू कम. रामा मैरिड सीता, दिस इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, मैरिड के साथ एक्टिव वॉइस में हम कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते. हाँ, अगर इसको मैं पासिव वॉइस में कन्वर्ट कर दूं, रामा वॉज मैरिड, तो इन दैट केस रामा वॉज मैरिड टू सीता. तो एक्टिव एंड पासिव वॉइस सुना है कभी? तो रामा मैरिड सीता, बट रामा वॉज मैरिड टू सीता. सीता वॉज मैरिड टू रामा. इन दैट केस हमें टू यूज करना है. तो व्हाट आई मीन टू से इज, प्रपोजिशन में भी स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. इट इज नॉट ईजी. एक एक प्रपोजिशन को हमें ढंग से समझना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यस. तो स्टूडेंट्स, व्हेन आई से अबाइड,
तो अबाइड के साथ हमेशा बाई आता है। अबाइड का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मीनिंग भी सेम होता है, फॉलो करना, ओबे करना, बट कॉम्प्लाई के साथ अपन हमेशा विथ यूज करेंगे। तो इस तरह से वी विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट। So we should abide by the rules and regulations, but we should comply with the rules and regulations. That is the point. So students, after prepositions, now it is important for us to understand what are conjunctions. Conjunctions का main काम होता है students to join, okay, to join to words, to phrases, to clauses, to sentences, whatever. तो conjunction का basic काम होता है join करना। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत तरह के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। एनीवे, लेट अस जस्ट टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। एंड, और, विथ, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस। बट, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, नॉटविथस्टैंडिंग, हाउएवर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस। तो इनका मेन काम क्या होता है? टू जॉइन। So I was working hard, okay, but I could not clear the exam. तो but क्या है? That becomes a conjunction. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं students. Now the next one is interjections. So when we talk about interjections, ये basically ऐसे words होते हैं जो आपके emotions को express करते हैं। जैसे for example when I say wow, exclamation, wow, hooray. So all these are examples of interjection. Alice, कभी हम लोग अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, एलस, दैट बिकम्स एन इंटरजेक्शन एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड। इन सब के साथ अपन हमेशा क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरजेक्शन। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। वाओ, माय गुडनेस, हुर्रे। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शंस। तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पर वी हैड सम इनिशियल डिस्कशन। Now, at least you people are in a position to understand the various parts of speech. Now, on the basis of this, I will be taking 2-3 questions, and students, we are going to come to an end of the class. तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोग आने वाले क्लासेस में और भी करेंगे, बट 2-3 क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे so that you understand, okay, how the questions may come. अब देखो, I bought a beautiful dress at the mall. Students, beautiful has been italicized. So you people have to tell me, beautiful belongs to which part of speech? Okay, the question is, you need to identify beautiful belongs to which part of speech. तो जब मैं कहता हूँ students, I bought a beautiful dress at the mall, क्या लगता है students? Absolutely, the correct answer here is, this is a noun. So when I talk about beautiful dress, it becomes an adjective. So here, the correct answer is second option, absolutely. But students, if I ask a question to you, beautiful का noun form क्या होगा? Can you people tell me which will be the noun form of beautiful? The beautiful is adjective. Agreed. और इसके साथ अगर मैं ly लगा दूं, beautifully, so that becomes an adverb. Okay, beautifully becomes an adverb. To understand, किसी भी adjective के साथ जब मैं ly लगाता हूं, so that becomes an adverb. Okay, adjective के साथ ly लगता है तो adverb बन जाता है, but that does not mean हर जगह जहां पर ly आएगा, that becomes an adverb. तो स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट कंफ्यूजन। बट किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर मैं ly लगाता हूं तो बाय डिफॉल्ट दैट बिकम्स एन एडवर्ब। So students, when I say beautifully, it becomes an adverb. And I can make a sentence like, she sings beautifully. So students, she becomes the subject, sings becomes the verb here, and beautifully becomes the adverb. So whenever you come across any question, इस तरह से उसके हर शब्द को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो गया that a particular word belongs to which part of speech, believe me students, ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक भी आंसर ठीक है गलत नहीं होगा। ओके, चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या होगा? यस, द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज ब्यूटी। यस, ब्यूटी बिकम्स नाउन, अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और वर्ड लेता हूं जैसे ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, नाउ दिस बिकम्स एन एक्शन, so this becomes a verb. Let me beautify something. So when I say beautify, that becomes an action. Action of making something beautiful. So action verb. So this becomes the verb, this becomes the noun. Beauty is something which everyone wants. So beauty is
charming, and beauty is something which attracts everyone. So when I say beauty, this actually becomes a noun. चलो एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स और लेते हैं. Now coming on students, you people have to find out the path of speech of under. Okay, under का path of speech क्या होगा? Very simple. It shows the position. It shows the position. So therefore the correct answer is preposition. Under कभी कभी adverb भी हो सकता है, but यहाँ पर students under the kitchen table, that is the position, hence it becomes a preposition. And to understand, it becomes a pronoun, the subject here. Left, it becomes the verb here. Choose noun है. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं कि माई का पाथ ऑफ स्पीच क्या होगा, तो पॉसिबली बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर माई शुड बी प्रोनाउन, बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, शूज यहाँ पर नाउन है और माई शूज, तो माई क्या कर रहा है, शूज को स्पेसिफाई कर रहा है. दीज आर माई शूज, आई लेफ्ट माई शूज. तो स्टूडेंट्स किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करना, उसकी क्वालिटी शो करना, उसे रिस्ट्रिक्ट करना, दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडजेक्टिव. तो ये जो माई है that actually becomes an adjective, और इसको अपन कहते हैं possessive adjective because it is actually showing possession and these are my shoes. Understand? And बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक सेंटेंस में और लेता हूं to make you understand the difference between an adjective and a pronoun. अगर मैं कहता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल these shoes are mine. So if I say these shoes are mine, in this case mine becomes a pronoun. Students हमेशा ध्यान में रखना, ये जो mine है ना, this becomes a possessive pronoun. But students, when I say my shoes, that becomes a possessive adjective. तो कभी भी किसी noun के साथ आएगा my, तो वो हमेशा क्या बनेगा, adjective. But students, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो that becomes a pronoun. Okay? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो adjective and pronoun को लेकर भी students often get confused. But anyway, अभी इसको मैं बहुत ज्यादा टच नहीं करूंगा. जब प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, उस समय स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल से इस बारे में बात करेंगे. फिलहाल यू पीपल जस्ट अंडरस्टैंड अंडर का पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है. एंड दिस बिकम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली, वी कैन गो टू द मूवीज. स्टूडेंट्स, यू नीड टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ क्विकली. वैसे तो यहाँ पर ly है, तो 90% चांस है कि वो एडवर्ब ही होगा. एनीवे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और अगर अपन इसको समझें, if we finish our work quickly, students, here the verb is finish. If we finish quickly, understand, if we finish quickly, so finish becomes the verb, but definitely verb की quality show करना, so that becomes the job of an adverb. So the correct answer is adverb. So if we finish our work quickly, we can go to the movies. So this becomes the correct answer. Anyway, students, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में we people can keep discussing, but anyway, it was just the beginning. ऐसी बहुत सारी बातें we are going to share in the coming classes. And students, next 2 जो classes होगी, उसमें भी we are going to take a lot of practice questions to just make you understand the various parts of speech. So 3 classes we are dedicating just discussing the parts of speech. And once you people are thorough with it, उसके बाद हम लोग start करेंगे our first chapter, जो नाउन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा. ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर रही होगी और ग्रामर इतना आप लोगों ने एक साथ इतने बेसिक लेवल पर नहीं पढ़ा होगा. बट आई थिंक स्टूडेंट्स, जो भी हमने किया, द पर्पस, द इंटेंट इज वेरी वेरी गुड. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड जो भी कॉन्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर बहुत अच्छा लगा है तो यस, जितनी भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं एस्कैट के, आइकन करियर्स के, इन सबको फॉलो करना स्टार्ट करो. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने जितने जूनियर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उन सबको इस इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर बताएं. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.